हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे यूनिट नंबर 10 की, जो कंटेम्प्रेरी जो इन्वायरमेंटल इशू है, समकालीन जो मुद्दे हैं इन्वायरमेंट के, उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो हम एक आज बेसिक सी बात करेंगे। आप लोगों ने बहुत सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, बहुत सुना है आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। इसमें दो चीज़ है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग में जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन और उनका पोटेंशियल, यहाँ से क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है और इस यूनिट से ये क्वेश्चन पक्का उठता ही उठता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस गैसेज, तो वो उनका कंट्रीब्यूशन और उनका पोटेंशियल पे क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो आप? तो किस तरह का क्वेश्चन आता है, किस तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करना है उन क्वेश्चंस में, तो अपन ने एमसीक्यूज डाले हैं इसी टॉपिक के साथ ही। मतलब इसी वीडियो में आपको कुछ मैं एमसीक्यूज भी करवा दूंगा साथ साथ टॉपिक के, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन आता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो हमें कीवर्ड को पकड़ना है कि वो पोटेंशियल पूछ रहा है या वो कॉन्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। ये चीज आपको पेपर 1 का जो कंपल्सरी पेपर है ना आपका यूजीसी नेट का, उसमें भी काम आएगा ये कंसेप्ट। वहां भी एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जो आपकी यूनिट नंबर 9 है वहां पे, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, पेपर 1 की बात कर रहा हूं। तो ये और यूनिट 10 में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बेसिक सी बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। और आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, ठीक है ना? तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि जो अर्थ सरफेस का एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, आपको पता है। ये क्वेश्चन जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर का एक पेपर हुआ राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, वहां बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछ दिया कि ग्लोबल वार्मिंग में किसका टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है ना? तो अर्थ सरफेस का। ठीक है ना? एवरेज टेम्परेचर किसका? अर्थ सरफेस का। तो आप मुझे कुछ बातों के आंसर दीजिए। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं, आंसर देना है, मैं भी आंसर दूंगा, पहले आप सोचिए। क्या ग्रीन हाउस गैसेज बिल्कुल भी नहीं हो तो अच्छी बात है क्या? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ग्रीन हाउस गैसेज कंप्लीटली रिमूव कर दें या बिल्कुल भी ग्रीन हाउस गैसेज ना हो तो क्या अच्छी बात है क्या? बताओ, है क्या अच्छी बात? नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है? अगर ग्रीन हाउस गैसेज बिल्कुल रिमूव कर दिया आपने ना, तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ही कम हो जाएगा, और उस टेम्परेचर में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज का काम है एब्जॉर्ब करना। अगर वो कंप्लीटली हटा दिया आपने तो फिर एब्जॉर्ब कौन करेगा? और पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, वो बहुत ही कम हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा और सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो नेचुरल जो कंसंट्रेशन है उसमें होना जरूरी है ग्रीन हाउस गैसेज का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि अगर हम कंप्लीटली ग्रीन हाउस गैसेज को हटा देते हैं, कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, तो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाएगा? ये क्वेश्चन भी जेएसओ में पूछा गया। ठीक है, और आपसे भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना, अगर हम कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं ग्रीन हाउस गैसेज को तो नेगेटिव में टेम्परेचर चला जाएगा, और वो नेगेटिव में -18 से -19 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना? -18 से -19 डिग्री सेल्सियस मानो टेम्परेचर हो जाएगा, -19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। अगर ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल भी नहीं है, कंप्लीटली हटा दिया है, तो क्या होगा? -19 हो जाएगा टेम्परेचर, -19 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बहुत कम हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर अभी कितना है? एवरेज टेम्परेचर कितना है? तो +15 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर है नेचुरल कंडीशन में। मेरी बात समझ रहे हो ना? चलो, वेरी गुड, बहुत समझदार है आप। चित्त को रिलैक्स करके सारी बातें सुननी है, बहुत बेसिक सी बातें हैं। अब क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग में? आपको पता है अर्थ सरफेस का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसके नेगेटिव भी इफेक्ट बहुत सारे होते हैं और पॉजिटिव कहीं ना कहीं क्रॉप पे पड़ते हैं। इस बात को हम देखेंगे, अभी ध्यान से सुनना, ठीक है ना? चलो, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के बताता हूँ, बड़ा आराम से सुनना है। ग्लोबल वार्मिंग विल हैव ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट का विकास, उसकी वृद्धि और उसकी जो उत्पादन होगा उस पर बहुत ही बुरी तरह या कई जगह थोड़ा ठीक सा भी क्या करता है? इफेक्ट करता है। कौन? ग्लोबल वार्मिंग इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। और पर्टिकुलरली जो ये प्रभावित करता है, किसको करता है? सीड प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स को करता है। ये ध्यान रखना, किसको? जो क्रॉप सीड प्रोड्यूसिंग क्रॉप हो उसको बहुत बुरी तरह या पोटेंशियली या पर्टिकुलरली या विशेषतः क्या करता है? इफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, इस बात को समझ में आ गया? किसको करता है? सीड प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स को। आगे बात समझते हैं, क्या है? द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग विल वेरी। जो इफेक्ट होगा ना ग्लोबल वार्मिंग का, वो वेरी होगा, डिपेंड करता है किस पे? क्लाइमेटिक कंडीशन एट वेरियस लोकेशन ऑन अर्थ।
जो अर्थ की लोकेशन है वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कैसे होगा। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि कहीं ना कहीं इसका कई जगह इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ जाता है कई जगह, तो वो कहाँ पड़ जाता है हम बात करेंगे आगे, क्योंकि वो डिपेंड किस पे करता है, क्लाइमेटिक जो कंडीशन है अर्थ की वहाँ पे बात करता है। देखो आगे बात को सुनना, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन प्लांट विल बी मोर डिटरमेंटल इन ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ही बुरी तरह और बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? वेयर द करंट टेम्परेचर आर क्लोज टू ऑप्टिमम, क्योंकि जो ट्रॉपिकल क्षेत्र है, ट्रॉपिकल क्षेत्र में अभी भी टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम कंडीशन में है, बिल्कुल ऑप्टिमम कंडीशन के क्लोज है। और इसमें अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ाया गया ना तो वो आपका जो डिक्रीज कर देगा क्या, यील्ड, उत्पादकता को कम कर देगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो सबसे ज्यादा ये आपसे असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन पढ़ सकता है, आ सकता है कि सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है वो कहां पे पड़ेगा, जो ट्रॉपिकल रीजन है, उष्ण जो क्षेत्र है, जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पे, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत ही ऑप्टिमम कंडीशन में टेम्परेचर जा चुका है, बड़ा अच्छा टेम्परेचर है वहां पे, बहुत टेम्परेचर है। अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, इंक्रीज करोगे, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो यील्ड है, क्रॉप की जो उत्पादकता है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? चलो वेरी गुड। एक नोट है जो नोट की तरह संभाल के रखना कि किस तरह कहीं पॉजिटिव भी हो सकता है, कैसे। रीजन वे कोल्ड टेम्परेचर आर करंटली लिमिटेड प्रोडक्टिविटी में बेनिफिट बाय स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर। जहां पे कोल्ड टेम्परेचर है, ठीक है ना, और वो प्रोडक्टिविटी को बिकॉज ऑफ कोल्डनेस, जहां पे ठंड है और उसकी वजह से वहां पे यील्ड कम है, तो वहां पे अगर ग्लोबल वार्मिंग जैसा इश्यू हो जाए और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाए तो वहां पे क्या हो सकता है, वो स्लाइटली जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है। इस बात को मुझे समझाना था। वो जो शुरू में हमने बात पढ़ी कि का जो इफेक्ट है वो वेरी करता है, डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन कहाँ कैसी है उस क्षेत्र में, अर्थ के उस रीजन में कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, समझ गए ना? चलो वेरी गुड, आगे बात करते हैं, ठीक है। चित्त को रिलैक्स करके शांति से बातें सुननी है। ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है। आपसे डायरेक्ट देखो, आपको बेसिक क्वेश्चन लगेगा, लेकिन बेसिक क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है, ठीक है। कि सबसे जो कंट्रीब्यूशन अगर बात करें ग्लोबल वार्मिंग में, तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। मैं बात कर रहा हूं कंट्रीब्यूशन का, नॉट पोटेंशियल का। बात ध्यान से सुनना, अगर कंट्रीब्यूशन का बात करूं तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का है, ठीक है। और आपसे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये क्या सोर्स है, ये कहां से निकल हैं, ठीक है। तो बेसिक से सोर्स हमने लिख दिए हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका सोर्स का है फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन को जलाना और डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगल का कटाव वगैरह कर देना। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इससे बढ़ेगी, जो ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन का प्रोडक्शन कहां से, या मीथेन कहां से, बायोमास का कंबशन करेंगे। जो बायोमास जो जैविक चीजें वो जलाते हैं, बायोमास कंबशन करते हैं, और एग्रीकल्चर वेस्ट से क्या निकलता है, मीथेन निकलता है। वेटलैंड से भी निकलता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, वेटलैंड से भी निकलता है। और नाइट्रस ऑक्साइड, ये कई बार पूछ लेते हैं, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं वहां से निकलता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेज है, और मैं इधर आपको ये बता रहा हूं कि ये किस सोर्स से मेनली निकलती है, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो। और सबसे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है कंट्रीब्यूशन के लिए ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है। उसके बाद बात करें सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता है किससे निकलता है, कंबशन ऑफ कोल, ऑयल एंड डीजल से निकलता है, ठीक है ना, मेनली कोल से भी निकलता है। क्योंकि आपको ये पता है कि कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, लेकिन अपने यहाँ पे भारत में बिटुमिनस प्रकार का कोयला ज्यादा पाया जाता है, और उसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो उसको जलाने से क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? चलो वेरी गुड। और जो फ्लोरिनेटेड जो गैसेज है, जैसे CFC है, HCF है, ये आपको पता ही है रेफ्रिजरेशन वगैरह से निकलती है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आ गई? चलो वेरी गुड। ये सोर्स भी आपसे पूछ सकते हैं, मेनली ये सोर्स बहुत पूछा जाता है, इसलिए ये ध्यान रखना, नाइट्रस ऑक्साइड का फर्टिलाइजर यूज से निकलता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो वेरी गुड। अब मैं एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखना, फिर आगे पोटेंशियल की बात करेंगे। एक बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस हैज कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो सीधी सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड का है, ठीक है। ये बात आपको पता है, ठीक है।
समझ में आ गए। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंट्रीब्यूशन के लिए ये आंसर है, आगे पोटेंशियल की बात करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। बस यही इस कंसेप्ट को हमें समझना है। ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा होता है, यानी कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस का पोटेंशियल ज्यादा है। पोटेंशियल का मतलब समझते हो, इसको GWP से भी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ आ सकता है, तो ध्यान रखना ये होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, यानी कि कोई सब्सटेंस कितना पोटेंशियल रखता है एब्जॉर्बेंस का, ठीक है ना। कोई केमिकल सब्सटेंस है उसका कितना पोटेंशियल है, यानी कि उतनी ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाए और उतनी ही मात्रा में दूसरी ग्रीन हाउस गैस लिया जाए तो ज्यादा पोटेंशियल किसका है। अब देखो कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है इसलिए कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, लेकिन उतनी मात्रा में कोई दूसरी गैस आ जाए, ठीक है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेगा। कारण यह है उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वो कम मात्रा में है इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, लेकिन उसकी मात्रा अगर कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कर दे तो उसका जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं, यानी कि अपना अपना पोटेंशियल की बात हो रही है यहाँ पे कि वो कम है इसीलिए उसका कंट्रीब्यूशन कम है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। पोटेंशियल एक तरह से मतलब वो उतनी मात्रा में कितना इफेक्ट डाल सकता है, समझे नहीं समझे। चलो इस बात को क्वेश्चन और करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। क्या है द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, क्या है, ए मेजर ऑफ हाउ मच गिवन मास ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग ओवर ए पीरियड। ठीक है, बात समझ में आ गई कि कितना एक केमिकल सब्सटेंस है वो कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग में। और ज्यादा अगर अच्छे से आपको इस डेफिनेशन को और अच्छे से करना है तो इस चीज को देखें, क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, द रेशियो ऑफ द वार्मिंग कॉज्ड बाय ए सब्सटेंस टू द वार्मिंग कॉज्ड बाय ए सिमिलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कंपेयर कर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, किस किस का रेशियो, द रेशियो ऑफ वार्मिंग कॉज्ड बाय ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस कितना क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है ग्लोबल वार्मिंग में और कितना कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग में, और उतनी ही सिमिलर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड कितना करता है। तो कंपैरिजन में समझ में आ जाएगा कि उसका पोटेंशियल कितना है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। तो कंट्रीब्यूशन और पोटेंशियल में फर्क है। कंट्रीब्यूशन में उसकी मात्रा की वजह से हो रहा है, पोटेंशियल में मतलब उसकी एफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, वो कितना एफिशिएंट है, वो कितना ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। मेरी बात अब तो समझ ही गए होंगे। और क्वेश्चन कर लेते हैं 3-4, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन क्वेश्चनों को चित्त को रिलैक्स करके शांति से आंसर देना है, ठीक है। द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी कि GWP ऑफ द गैसेज इंक्रीजेज इन ऑर्डर ऑफ, यानी कि सबसे ज्यादा किसका है, क्या इन ऑप्शन में से सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसका है। और आपको पता है ग्रेटर देन और लेस देन का साइन तो पता ही है ना। चलो फिर ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका है, देखो इसमें NOx, NOx, CH4 और CO2, ये आंसर जाएगा। सबसे ज्यादा इनमें है NOx का, उसके बाद CH4 का और उसके बाद CO2 का। देखो यहां पे इस ऑप्शन में अगर देखें पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है, NOx का है, और सबसे कम किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये होता है पोटेंशियल। मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन की नहीं कर रहा। कंट्रीब्यूशन होता तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता, हमने क्वेश्चन करा भी था। चलो समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है, NOx, फिर CH4 और फिर CO2। और क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन क्या है, द वार्मिंग पोटेंशियल, द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ N2O रिलेटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड इज, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रिलेशन में N2O का कितना है। तो आपको बता दूं N2O का 230 गुना ज्यादा मतलब पोटेंशियल है। अगर उतनी ही मात्रा में, मान लो X मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हो और X मात्रा में ही N2O हो, ऐसा हो ना, इतना ही अगर बराबर की मात्रा इसकी ले लें तो ये मान लो एक इफेक्ट कर रहा है तो ये 230 गुना इफेक्ट करेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो इसका पोटेंशियल 230 गुना ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। चलो वेरी गुड। और क्वेश्चन देख लेते हैं, चित्त को रिलैक्स करके शांति से देखना है। Which of the following gases have maximum global warming potential? GWP मैक्सिमम किसका है इन, अगर बात करें इन चार ऑप्शन में, तो याद रखना इन चारों में सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है SF6 का। किसका है, SF6 का। याद रखना इन चारों में सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग का जो पोटेंशियल है वो है किसका, SF6 का, ठीक है। पोटेंशियल की बात हो रही है, ठीक है। और क्वेश्चन देख लो एक, ठीक है। Identify the correct sequence of gases in the increasing order of global warming potential। फिर global warming potential का increasing order पूछा है, ठीक है। तो आपको पता है SF6 का बहुत है, CFC ये था सबसे ज्यादा किसका है, SF6 का।
इसमें सबसे देखो, इसमें सबसे कम किसका, CH4, फिर N2O, फिर CFC, फिर SF6। ये सीक्वेंस आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो, ये पोटेंशियल वाले सीक्वेंस आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंट्रीब्यूशन और पोटेंशियल में आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं। तो बिल्कुल चित्त को रिलैक्स रखें, प्लीज शांत रहें, और किसी भी तरह का डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए, मेरी बात समझ रहे हो ना। और कोई भी आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ कोई बात नहीं, आप पूछते रहा करो, जितना टाइम लगता है आपकी दिक्कत सॉल्व आउट करने की बहुत कोशिश करती है, हमारी टीम लगी रहती है। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप चित्त को रिलैक्स रखें, शांति रखें मन में, बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। अगर आप पॉजिटिविटी मन में रखोगे, अपने चित्त को रिलैक्स रखोगे, मन में शांति रखोगे, तो सब बहुत अच्छा होगा। रिवीजन पे फोकस रखें, बहुत अच्छे से बेस को पकड़ने की कोशिश करें, बेसिक चीज़ें समझ आएगी तभी एडवांस चीज़ें समझ में आएगी। बेस पकड़ के हायर लेवल तक जाने की कोशिश करें। आप हमेशा खुश रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।